उन लोगों के लिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज है? कि अपनी गरीबी और समस्याओं को अपना हथियार बना लो मजबूती के साथ। वो आपकी समस्या नहीं है। 2016 से तैयारी कैसे स्टार्ट किया, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने एकेडमी ज्वाइन किया, कैसे स्टार्ट करने की तरफ लगे? आप सबसे पहली चुनौती तो इंदौर आना ही था, चूँकि मैं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था। पिताजी श्रमिक हैं प्लांट में। मेंस में क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की? फोर्थ और फिफ्थ पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों बार, और क्या इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे गए, किस तरह से आपने जवाब दिए, क्या माहौल था? तो रायगढ़ सर के बोर्ड में गए, पर एक दिक्कत उत्पन्न हो गई। दिक्कत ये हुई कि नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट हर एस्पिरेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है। जाइए, उस लिंक को फिल कीजिए। उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी। आपको मिल सकती है वहाँ से MPPSC से रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग। उसका फ़ायदा उठाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय GS स्टडी कैफे, जहाँ आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एवरीवन, इंडियन एस्पिरेंट शो में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मिस्टर ललित बैरागी जी से। इनसे हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन लाइफ के बारे में। तो रिसेंटली MPPSC 2019 का जो रिजल्ट आया है, उनमें इन्हें DSP पद पे चयन इनका हुआ है। इनसे बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन लाइफ, इनकी स्ट्रगल स्टोरी, 2019 से 2024 का वो फेस कैसा रहा, जहाँ पे इतना लंबा वेट करना पड़ा, साथ ही क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जिसकी वजह से इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर ललित बैरागी और इंडियन एस्पिरेंट शो। ललित भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आई एम सुपर हैप्पी टू हैव दिस पॉडकास्ट विद यू। जी ललित भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी स्टोरी से, क्योंकि 2019 से 2024 एक लंबी आपने 2023 मतलब ऑलमोस्ट 24 आ गया, एक लंबा समय आपने देखा है। सबसे पहले आपकी स्टोरी कैसे रही, कैसे PSC चूज़ किया, PSC में प्रिपरेशन कैसे की, और क्या रहा, कैसा सफ़र रहा है आपका? बेसिकली मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन था वो तो मेरे गृहनगर से हो गया था। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन के रूप में बेसिकली मैं इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा था। पर चूंकि कुछ आर्थिक परिस्थितियां और घर की परिस्थिति इस प्रकार निर्मित हुई कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। फिर मुझे किसी कारणवश BSc कंप्यूटर साइंस से करना पड़ा। तो उस दिशा में फिर मुझे एक ऑप्शन तलाश करना था कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ पाऊँ। तब मुझे ये जानकारी मिली कि राज्य सेवा परीक्षा जो होती है उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के अधिकारी चयनित होते हैं। अब चूँकि मेरा जो स्कूल एजुकेशन था उसमें अच्छा बैकग्राउंड रहा, मतलब मैं टॉपर रहा था, तो ठीक ठाक मार्क्स आते थे। तो मुझे लगा कि ये जो राज्य सेवा परीक्षा है वो हमारे लिए ठीक रहेगी। तब उसके बाद उसके बारे में जानकारी जुटाई। और एक सामान्य कोचिंग गुना में ही ज्वाइन करके एडमिनिस्ट्रेटर जो थे शिवप्रताप सर वहाँ के गुरु थे, तो उनके सानिध्य में पहली बार मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। देन उसके बाद इंदौर आके मैंने 2016 से तैयारी स्टार्ट की थी। नाइस, अच्छा रहा। ओके, 2016 से तैयारी कैसे स्टार्ट किया, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने एकेडमी ज्वाइन किया, कैसे स्टार्ट करने की तरफ लगे आप? सबसे पहली चुनौती तो इंदौर आना ही था, चूँकि मैं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था। पिताजी श्रमिक हैं प्लांट में, जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें। तो अपने आप में एक चुनौती थी कि इंदौर जाके आखिरकार मैनेज करेंगे कैसे। पर अच्छी बात है कि मेरी सफलता में जो सबसे बड़ा शिल्पकार रही हैं वो मेरी दीदी रही हैं। मेरी बीच वाली दीदी जो मोना दीदी हैं, वो बेसिकली यहाँ पे नर्सिंग कर रहे थे। तो जब उन्होंने नर्सिंग कंप्लीट किया तो उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो वो जॉब करने लगे। तो फिर एक हिम्मत आई कि नहीं, हम दीदी के साथ रह के तैयारी यहाँ स्टार्ट कर लेंगे। पिताजी तो पैसे पहुँचाने में सक्षम नहीं थे, तो फिर दीदी ने मुझे यहाँ पर पढ़ाया। पर फिर प्रॉब्लम एक क्रिएट ये हुई कि दीदी एक जॉब करते थे, नए थे, तो उनको मिलते थे 6-7 हज़ार रुपये। उससे केवल हम लोगों का खर्चा कंप्लीट हो रहा था, कोचिंग की फीस अभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। फिर दीदी ने की 2 जॉब, 2 हॉस्पिटल में। 6-6 घंटे की शिफ्ट होती थी, और नाइट शिफ्ट जब होती थी तो 18 घंटे उनको काम करना पड़ता था। तो हम क्या करते थे, दीदी एक जो हॉस्पिटल से इनकम आती थी उससे हम लोग खर्च चलाते थे, और दूसरे हॉस्पिटल से जो इनकम आती थी उससे हम लोग कोचिंग की फीस भरते थे इंस्टॉलमेंट में। तब मैंने आनंद सुपरटेंडेंट ज्वाइन की थी, और वहाँ से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। और फिर उसी दौरान जब आगे समय बढ़ता गया और लगा कि अभी MPPSC में उम्र नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने 19 से बढ़ा भी 21 कर दी थी एज। तो मुझे दिख नहीं रहा था, घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ थी, तो लग रहा था कि अब समय आ गया कि जिम्मेदारी ले लें। तो व्यापम के एग्ज़ाम आए, और व्यापम के एग्ज़ाम जब आए तो फिर पटवारी का एग्ज़ाम दिया, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया, फॉरेस्ट गार्ड 7 दिन जॉब की, फिर पटवारी ज्वाइन करके एक स्टेबिलिटी ली। फिर पटवारी आपने 2018 वाला ज्वाइन? हाँ, 2018 में मैंने ज्वाइन किया था। राइट। और फिर आपका PSC का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ 2019 वाला? हाँ, चूँकि एज कम हो गई थी तो मैं 2018 का अटेम्प्ट दे नहीं पाया, इसलिए मुझे व्यापम के एग्जाम्स को करियर के रूप में चुनना पड़ा, ताकि एक
स्टेबिलिटी आ जाए। साथ ही आप 2020 में भी सिलेक्ट हो चुके थे, राइट? जी 2020 में, चूंकि उसका रिजल्ट पहले आ गया। हाँ जी। ओके। तो अब मुझे जानना है कि जैसे 2018 में आप सिलेक्ट हुए, फिर पीएससी का अटेम्प्ट आपका प्रीलिम्स का 2019 वाला, 19 के बाद फिर 20 की भी आपने एग्जाम दी, वो पूरी प्रोसेस फॉलो हुई, और इस सब में बहुत टाइम लगा, पीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू बहुत लेट हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई, साथ में कोविड भी आया है। जी। तो कितना चैलेंजिंग रहा है जॉब के साथ में तैयारी करना? क्योंकि जॉब करना मतलब आपके 8 से 10 घंटे तो मिनिमम एक जगह पे आप देने वाले हो, उसके बाद में आपको आपकी पर्सनल लाइफ देखना है, उसके बाद आपको आपकी पढ़ाई वाली लाइफ देखना है। तो वो लाइफ कैसे रही, कैसे मैनेज किया आपने? जॉब चैलेंजिंग तो होती है, क्योंकि कोई भी आपको पैसे देगा, स्वाभाविक सी बात है काम वो कराएगा। राइट। बट एट द एंड माइंड में ये क्लियर था कि यार ये करना है, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली दिमाग में था ये करना है। और दूसरा ये कि अब मुझे ये भी पता था कि अगर मैं इस जॉब में रहूंगा तो अगले 40 साल मुझे इसी जॉब में निकालने, और अगर मैं जॉब के साथ और अच्छे से चीज़ें मैनेज करूंगा तो अगले 40 साल मेरे बेहतर गुजरेंगे। तो मुझे 40 साल बेहतर करने के लिए 4 साल दाव पे लगाने थे, मतलब मुझे जॉब से सेक्रीफाइस करना था। इवन मैं मेंटली इतना टफ था कि मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं एक वक्त पे रिजाइन दूंगा, क्योंकि मेरा पहला प्यार पीएससी था। जॉब मुझे इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वो आर्थिक स्थिति संभालनी थी, उस समय आवश्यकता थी, जरूरत थी। और तो इस तरीके पर अच्छी बात क्या रही कि लाइफ में बैलेंस बहुत करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप अभी कर लीजिए स्टूडेंट लाइफ में, या आपको जॉब में करना होगा। जैसे एज ए डीएसपी में सिलेक्ट हुआ हूँ तो मुझे अपना पर्सनल लाइफ और मुझे प्रोफेशनल लाइफ मुझे बैलेंस करना ही है। तो अब ऐसी स्थिति में मेरे दोस्तों का बड़ा योगदान रहा है। हम लोग क्या करते थे, मॉर्निंग से पढ़ना स्टार्ट करते थे। मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनके साथ में कॉल पे पढ़ता था। तो मॉर्निंग में अपना पढ़ा, सुबह 7 से लेकर 10-11 बजे तक अपनी स्टडी की, फिर नहाया धोया, फिर 11 बजे से आसपास अपना वर्क देखा, फिर उसके बाद काम किया, फिर शाम से यही प्रोसेस अपनाता। तो मेरा जीवन इसी में निकल गया। सुबह उठे पढ़ो, दोपहर में जॉब करो, शाम को अपनी दोबारा तैयारी करो। तो ये बैलेंस जरूरी है। और दूसरा कंटिन्यूटी, मतलब मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सीखी कि आप एक दिन में भले 8 घंटे ना पढ़ते हो, आप 10 घंटे ना पढ़ते हो। ये बात मैं भी जानता था कि एज अ जॉब मैं 10-12 घंटे एक नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह नहीं पढ़ पाऊंगा। तो एक चीज़ था कि हम 10 घंटे रोज नहीं पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 4 घंटे रोज पढ़ेंगे। तो लगातार जो 6-7 साल का अभी तक सफ़र रहा, उसमें कंटिन्यूटी हमेशा रही, 4-5 घंटे हमेशा पढ़ाई की। राइट, नाइस। और मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी की बात कई बार हमने पॉडकास्ट पे की। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आपकी एग्ज़ाम प्रोसेस आसान बन जाती है, राइट? आपका कंसिस्टेंसी का रूल क्या है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप 1 महीना पढ़ रहे हो, 2 महीना पढ़ रहे हो, एक टाइम पे ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है कि अब आपको लगता है कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, जी। राइट? और आपने 2019 में आप सिलेक्शन, आपका रिजल्ट अभी आया है, लेकिन आप पढ़ तो रेगुलर रहे होंगे जॉब के साथ। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार चलो एक स्टेबल जॉब तो मेरे साथ है ही है, कंसिस्टेंट रह के भी क्या होगा, चलो एक थोड़ा टाइम के लिए स्किप कर लेते, एग्जाम भी नहीं आ रही है। सो वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया आपने? देखिए अगर बहाने दिमाग ढूंढ लेता है ना, अगर हम लोग विचार करेंगे कि हमारे पास एक जॉब है और हमको आगे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, तो यही असफलता के कारक बनते हैं। सबसे पहले एक व्यक्तित्व के रूप में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस आगे आएंगी। प्रिपरेशन के दौरान एक थकान की स्थिति आएगी, तो ओवरकम करने का जो आइडिया है वो पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए। मेरे अंदर भी आया था। ठीक है, आपके पास आ रहा है तो आप एक ब्रेक ले लीजिए, 10 दिन का ब्रेक ले लीजिए, घूमने निकल जाइए। मैं घूमने बहुत ज़्यादा था। मेरा क्या रहता है कि मैं समय समय पे जब भी मुझे समय मिलता था मैं घूमने निकल जाता था। तो मैं घूमा, मैं रिफ्रेश हुआ, मैं वापस आके अपने काम पे लग गया। देखिए थकान जब होती है, जैसे हम लोग काम करते हैं, एक हमारा शरीर है, आप 3 दिन तक लगातार जागोगे तो चौथा दिन आपका शरीर ऑटोमेटिकली आराम चाहेगा। आराम की जरूरत तैयारी में भी लगती है, आराम की जरूरत शरीर को भी लगती है। आप कोई भी काम करिए, आपके माइंड को भी लगेगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसे आराम दे दीजिए, उचित समय पे उचित तरीके से उचित आराम दे दीजिए और फिर दोबारा अपने काम में लग जाइए। आराम सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता। ब्रेक सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। वो आपको बूस्ट कर रहा है आगे की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि 8 घंटे थका हुआ व्यक्ति से अगर मैं 90 घंटे काम कराऊंगा तो वो एफिशिएंसी नहीं देगा, परंतु 8 घंटे थका हुआ व्यक्ति को 2 घंटे आराम कराने के बाद काम कराऊंगा तो वो एफिशिएंसी देगा। तो ब्रेक कंसिस्टेंसी में जरूरी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे अच्छे तरीके से लीजिए, सकारात्मक रूप से लीजिए, तो वो वर्क करेगा आपके लिए। राइट, मतलब आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ में थोड़े ब्रेक, प्रॉपर ब्रेक लीजिए, बेहतर होगा। राइट, लेट्स टॉक अबाउट योर पटवारी वाला लाइफ, पटवारी की जॉब में रह के। क्योंकि आप जब आप किसी सरकारी किसी भी पोस्ट पे आप हैं तो अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको कि सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे काम होता है, हायरार्की क्या है, आपसे नीचे लोग कैसे काम करते हैं, आपसे ऊपर आपसे लोग कैसे काम करवाते हैं, क्या सीखा है आपने पटवारी की उस प्रोसेस के अंदर। फिर हम आते हैं पीएससी की स्ट्रैटेजीज के ऊपर। पटवारी मेरे जीवन का
सबसे बेहतरीन पल रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि जो एक आर्थिक समस्या थी, मतलब माता पिता को जो स्टेबिलिटी देने की एक जिम्मेदारी थी, वो बहुत कम उम्र में मिल गई। लगभग 20 साल की उम्र में मैंने पटवारी ज्वाइन किया था। तो दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा था, जिस प्रशासन में मैं जा रहा था, उसका सेमीफाइनल मैंने पटवारी में खेल लिया। तो सेमीफाइनल से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे फाइनल की तैयारी करने में आसानी हो गई। एक तरीका मिल गया कि अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है। जब आप कोई जॉब करते हैं तो जैसे आपने बोला, आप उसके सिस्टम को समझते हैं, उसके वर्किंग नेचर को समझते हैं, वो आपको मैच्योर बनाता है। अब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था, आप डिप्टी कलेक्टर जब बनते हैं तो आपको यही काम करना है, क्योंकि बेसिकली आपको काम कराना है पटवारी से। तो जब आप डायरेक्ट सिलेक्ट होते, जिससे मैं डायरेक्ट बनता, तो इसमें समस्या क्या थी कि मुझे बेसिक्स नहीं पता थे। मुझे बेसिक समस्या नहीं पता, मुझे एक्यूरेसी नहीं पता कि चीज़ें वर्क कैसे करती नीचे लेवल पे, मतलब लोग काम कैसे कर रहे हैं। तो अब मेरा नायब तहसीलदार के रूप में सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना थी कि मेरा जो वर्किंग नेचर होता वो दूसरों से अलग होता। क्योंकि मेरा बेसिक्स मैंने देखे थे, मैंने उन समस्याओं को फेस किया था। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब आप प्रशासन में आते तो आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो इससे आपकी जो सोशल कॉन्टेक्ट करने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। आपके साथ कलीग्स होते हैं, तो मेरे साथ तो कलीग्स 55 साल वाले भी थे, 60 साल वाले भी थे, तो उनसे सीखने को काफ़ी मिलता है। तो ये आपको एक समय से पहले आपको मैच्योर कर देता है। और तीसरी सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगी, जब आप मीटिंग ले रहे हो, सामने वाला अधिकारी आपको डांट रहा हो, या सामने वाला अधिकारी जब आते देखते हैं उसकी रिस्पेक्ट देखते हैं, तो चूंकि पीएससी तो खून में था ही, वहाँ उबाल मारता था उस मीटिंग में। जैसे एसडीएम जा रहे हैं तो एसडीएम वाली गाड़ी आती थी तो रिकॉल आता था तुरंत, बस इसी के लिए करना है, वी आर डूइंग दिस, इसके लिए। जब कोई तहसीलदार आता था तो लगता था कि नहीं इसके लिए करना है। तो 2 चीज़ें, एक जीवन में काफ़ी चीज़ें सिखा गई, आर्थिक स्थायित्व प्रदान कर गई, और साथ ही साथ प्रेरणा स्रोत। क्योंकि जब आप वहाँ जाओगे, अब लोग बोलते हैं ना कि हमारे गांव में पहली बार एसडीएम आए थे, हमने उनको देखा और हमने पीएससी करने का सोचा। मेरे यहाँ तो रोज आ रहे थे। तो बिगेस्ट मोटिवेशन हो गया। सबसे अच्छी बात है संपदा सराफ मैम, आप जानते होंगे, वो टॉपर। हाँ, तो मैं सिंगरौली में पोस्टेड था, सरई में, तो वो मेरे तहसीलदार बन के आए थे, उनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड भी है। तो उनके मार्गदर्शन, अब साक्षात टॉपर आपके सामने, अब उनके साथ जाने नहीं लगे, तैयारी अच्छे से करो आप। तो ये पटवारी में ही मिला ना। अगर मैं नहीं होता पटवारी तो एज ए नॉर्मल एस्पिरेंट में कहाँ कॉन्टेक्ट कर पाता। करेक्ट है। और फिर एक उनकी कार्यशैली कि आपको सीएम हेल्पलाइन कैसे निपटानी है ना, आपको फाइल्स कैसे निपटानी, आपको मीटिंग कैसे लेनी है, मीटिंग का एजेंडा कैसा क्या रहेगा, है ना, कोई योजना को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये चीज़ मेरे को सीखना पड़ती कब, जॉब में आने के बाद, मतलब पीएससी निकालने बाद, पर शायद मैं इनसे रूबरू हो चुका हूँ, तो उम्मीद है कि अनुभव काम आएगा फिर 100%। और संपदा सर आपकी जो आपने बात की, संपदा मैम के साथ में जब मैंने लाइब्रेरी स्टार्ट किया, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी, फिर हमने लाइब्रेरी स्टार्ट किया। लाइब्रेरी स्टार्ट करने के बाद लॉकडाउन लगा, बंद हुआ। तो जब लॉकडाउन में लाइब्रेरी बंद हुई तब मैंने सोचा कि यार चलो लाइब्रेरी ऑफलाइन में बंद हुई है, किसी को नहीं पता अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके 6 महीने तक माहौल वही था। फिर हमने सोचा कि चलो लाइब्रेरी को ऑनलाइन जिंदा रखते हैं, हमने इंस्टाग्राम लाइव सेशन स्टार्ट कर लिया। तो हमने जब इंस्टाग्राम लाइव सेशन स्टार्ट किया तो उनमें से पहले हमारे गेस्ट थे संपदा सराफ। अरे वाह, उनके साथ बहुत प्यारा हुआ था, उसी की वजह से हम आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है वो, मतलब उनसे आप सीख सकते हैं कि आप इतने बड़े पद पर होने के बाद डाउन टू अर्थ कैसे रहते हैं। अब मुझसे कहते थे वो कि ललित कोई भी दिक्कत हो आप तो आ जाना, मतलब बंगला पे आ जाना, अपन साथ में पढ़ लेंगे, इस तरीके का। तो लगता है कि यार नहीं, किस काइंड ऑफ सपोर्ट उनका रहा। 19 के एग्जाम में प्रीलिम्स में मुझे उन्होंने छुट्टी दी थी, प्रारंभिक परीक्षा में, इसलिए मैं अच्छा स्कोर कर पाया। मेरे 85 मार्क्स थे उस समय, तो योगदान वहाँ से शुरू हुआ। तो ऐसे अधिकारियों के सानिध्य में आप रहते हैं, ऐसे अधिकारी आपको मोटिवेट करते हैं, आप रोज उनको देख रहे हैं ऑफिस में, क्या नहीं यार इस दिन के लिए करना है। तो अब इससे बेहतर मोटिवेशन क्या होगा, इससे बेहतर जो आप कह रहे हैं कंसिस्टेंसी का स्रोत क्या होगा, शायद इससे बेहतर कुछ नहीं। करेक्ट, डेफिनेटली शी इज जेम ऑफ अ पर्सन। लेट्स टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन वाला पार्ट, कि प्रिपरेशन आपने बताया आपने एकेडमी ज्वाइन किया, बट लॉकडाउन रहा, उसके बाद फिर 19 का मेंस आपने उसके बाद दिया है, जब आई फील एकेडमी नहीं होगा। सेल्फ स्टडी आपने काफ़ी किया है, सेल्फ स्टडी के एक्सपीरियंस की बताइए कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग जाने में क्या डिफरेंस आ जाता है, सेल्फ स्टडी से रहकर भी सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है। देखिए 2016 में कोचिंग ज्वाइन की थी, चूँकि फिर पटवारी हो गया था तो प्रारंभिक परीक्षा थोड़ा मेंस का पड़ा था कोचिंग से। ठीक है। अब चूँकि जॉब के साथ तो सेल्फ स्टडी ही करना था, ये लगभग क्लियर हो चुका था। तो सेल्फ स्टडी, देखिए कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम, जैसे हम लोग पॉडकास्ट भी कर रहे हैं या वॉट एवर जो भी काम, उसके लिए एक सही रणनीति और दिशा की आवश्यकता होती है। तो सेल्फ स्टडी वर्क तब करती है जब सही रणनीति और दिशा हो।
नहीं तो आप अगर दिशाहीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी वर्क नहीं करेगी। राइट। इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वो आपको एक दिशा प्रारंभिक तौर पर प्रदान कर देते हैं कि देखिए साहब आपको इस तरीके से जाना है, ये करना है या नहीं करना है। राइट। सेल्फ स्टडी आपको ये प्रदान करती है कि व्यवहारिक समस्या का आएंगी और उन व्यवहारिक समस्या और चुनौतियों का आप समाधान करते हुए खुद कैसे आगे बढ़ोगे। देखिए हर व्यक्ति की एक अलग रणनीति होती है, हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है और हर व्यक्ति की अपनी ताकत है, अपनी कमजोरी। जैसे मेरी ताकत है कि मैं रणनीति और स्मार्टनेस पे ज़्यादा वर्क करता हूँ, पर हो सकता है किसी की रणनीति हो कि वो मेहनती हो, वो स्मार्टनेस थोड़ा कम दिखाता हूँ। तो यही मैंने किया कि कोविड-19 जो आप बोल रहे थे वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड था, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद एक ठीक ठाक समय 2019 के अभ्यर्थियों को मिला था। राइट। चूंकि वो समय मिला तो हमें एक तैयारी का अच्छे से करने का मौका मिला। तो हमने कोविड-19 के दौरान नोट्स बनाए। मैं प्रिपरेशन को सबसे बेस्ट मानता हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए। नोट्स मेकिंग के 2 फायदे हैं। पहला कि आप लगातार लिख रहे हैं, आप फॉर्मेटिंग में नोट्स बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, है ना, बाय डिफॉल्ट आप कर रहे हैं। जैसे कोई 3 मार्कर का कोई क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल एज इट इज बेसिक नोट्स में लिखिए जैसे कि आप एग्जाम में लिखने वाले हैं। उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल या विशेष जो भी आप पॉइंट दे रहे हो, सेम पैटर्न मैंने फॉलो किया। कोविड-19 में समय मिला, नोट्स मेकिंग की और दोस्तों के साथ कॉल्स पे कंटिन्यू पढ़ाई की कि हम लोग नोट्स बना देते। अच्छा, दोस्तों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। कैसे? क्योंकि भाई 3 यूनिट मैंने नोट्स बना लिए, 3 तू बना ले। तो दोस्त कभी प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होता, दोस्त होता है साथ बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। हाँ, और ये चीज़ मैंने सीखी। ये थोड़ा मतलब मेरे 2018 से था कि 1 और 1 11 इस मुहावरे को अगर कोई सार्थक करता है तो वो दोस्त करते हैं। तो मेरे मित्र थे, जैसे एक सुजीत था, वो हम लोगों ने एक अलग रूम ले लिया था फिर प्रिपरेशन में। हम दोनों बड़े रूम में रहते थे, साथ में पढ़े। कॉल्स में मेरे एक मित्र थी हिमानी, उनके साथ हम लोग कंटिन्यूस पढ़ाई की। तो ये 2 दोस्त हैं। इनके अलावा और भी दोस्त हैं जिनके भी आपके साथ एक सही रणनीति, नोट्स मेकिंग और कोविड का जो इस्तेमाल था वो बेहतरीन तरीके से हुआ। राइट, वंडरफुल। अभी मुझे आपके स्मार्टनेस, जो आपने बोला कि मैं स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई करता था, तो स्मार्टनेस को डिफाइन कीजिए। स्मार्टनेस में आपने ऐसा क्या अलग किया कि जिसने हेल्प किया आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी पढ़ाई, आपकी एग्जाम क्रैक करने के लिए? देखिए, स्मार्टनेस का सीधा सा मतलब ये है कि कम मेहनत में अधिक रिजल्ट प्राप्त करना। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। कि आप किसी कार्य को कैसे कर सकते हैं। वो एक कहानी अब्राहम लिंकन का आपने कोट्स पढ़ा ही होगा कि कोई व्यक्ति जब मुझे पेड़ काटने के लिए दे 6 दिन दे तो मैं 4 दिन धार करूंगा। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। राइट। कि आप अननेसेसरी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कम से कम मेहनत में आप अधिक से अधिक रिजल्ट प्राप्त करो। तो स्मार्टनेस बनती है रणनीति से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं 4th 5th पेपर रोज पढ़ता था और 3 से 4 घंटे 3rd पेपर के लिए। तो अब जो लास्ट के चैलेंजिंग फेस है 3rd 4th 5th, क्योंकि एक एस्पिरेंट थक जाता है, बहुत कम रिवीजन के लिए समय मिलता है, तो मेंटली चैलेंज क्या होता है कि इनको कैसे कवर करेंगे, क्योंकि पहले और 2nd पेपर में आप बहुत अच्छा करके आ जाएंगे। 3rd 4th 5th पेपर में थोड़े भी मार्क्स कम रहे, वहाँ समस्या उत्पन्न होगी। तो ये मैं रोज पढ़ता था। अब मेरे पास बचे कितने पेपर? सिर्फ 2। अब इनको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? समझ रहे? 3 पेपर आपके रोज चल रहे हैं, इनका मतलब बर्डन ही नहीं आया आपके ऊपर। तो ये स्मार्टनेस है। दूसरा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अब जैसे स्मार्टनेस क्या है कि 3 मार्कर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं, तो उन पे आपको स्पेशल वर्क करना है। करेक्ट। ये आपका स्मार्ट तरीका है कि क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा नंबर आप गेन करेंगे ना। ठीक है। लिखने का पैटर्न क्या होगा, आप फॉर्मेटिंग क्या करोगे, आप 3 मार्कर पहले सोल्व करोगे या 11 मार्कर पहले सोल्व करोगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको सफल बनाती हैं, ये स्मार्टनेस है। कि कहाँ किस यूनिट, अब जैसे 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट एक जैसी नहीं होती, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर उंगली का एक अलग महत्व है, हर यूनिट का अलग महत्व है। तो कुछ मेरे स्ट्रॉन्ग पक्ष होंगे, कुछ कमजोर पक्ष होंगे। तो स्ट्रॉन्ग पक्ष को कैसे अच्छा करना है, कमजोर को कैसे दूर करना है, ये आपके तरीके हैं। अब सभी को आप एक जैसा पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। जनरली हम ये करते हैं, क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना, ये क्वेश्चन आएगा, अच्छा कभी एक दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, नया क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सब। और ये सब चलता है आपकी मनोभूमि में, वैचारिक स्तर पे चलता है ना, कि ये क्वेश्चन आई थी, ये आपके तरीके हैं। और प्रेडिक्शन और ये आई फील तब लग पाता है जब आप उसको फर्स्ट टाइम जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप पूरा 100% एफर्ट लगाएं। राइट। लेट्स टॉक अबाउट योर स्ट्रैटेजीज नाउ। पीएससी कैसे हुआ, मतलब पीएससी में प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की है? पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम मेंस पे आएंगे। प्रीलिम्स में ऐसा क्या आपने किया है जिसने आपकी हेल्प की है कि प्रीलिम्स आप निकाल पाए हो जॉब के साथ? देखिए, मैं कोई भी रणनीति होती है उसका मेरा महत्वपूर्ण हिस्सा है 80-20। मतलब मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि हमें उन चीज़ों पे काम करना है जो हमारे कंट्रोल में है। मुझे उन चीज़ों की चिंता करनी है जो मेरे कंट्रोल में है। जो कंट्रोल के परे हैं
उनको मुझे चिंता नहीं करनी। तो आप कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, 80% आपकी रडार का पेपर होता है और 20% हमेशा रडार से बाहर रहेगा। करेक्ट। कट ऑफ अगर 80% रडार से है तो कट ऑफ 75% जाएगा। आप देखना कभी भी जो रडार वाला पेपर होता है उससे 5 नंबर या 5% कम कट ऑफ जाता है। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि मुझे उन चीज़ों पे काम करना है जो मेरी बुक्स में है, ना कि मुझे उन क्वेश्चंस को देके भटकना है जो मेरे क्वेश्चन पेपर से बाहर आने वाली है। तो यही होता है। तो अब 19 में क्या था उस समय, तो कुछ टॉपिक्स थे यहाँ पे क्वेश्चन आ ही रहे थे, जैसे एमपी था। अब मुझे पता है एमपी जी के आना है, 30 नंबर का आना है और टफ क्वेश्चन आने की संभावना कम होती थोड़ी सी, एक दो जो आता है वो कट ऑफ से बाहर जाता है। ठीक है। तो मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए, जो सिलेबस का 30% कवर कर रहा है मैं उस पर कमांड बनाऊँ, ना कि दूसरे बड़े सब्जेक्ट पे। फिर मैं छोटे छोटे सब्जेक्ट उठाऊंगा, जैसे स्पोर्ट्स, मुश्किल से 10 15 20 25 पेज, कुछ जो रहेगा वो स्टैटिक पोर्शन रहेगा, कुछ करंट अफेयर्स रहेगा। तो उस टाइम अधिनियम चलते थे, जैसे अभी आयोग चलते हैं, तो अधिनियम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 10 के 10 क्वेश्चन सही कर लूँ। तो वो एरियाज जहाँ पे हम कम समय में अच्छा गेन कर सकते हैं, ना कि वो एरिया जहाँ ज़्यादा समय में कम गेन कर रहे हैं। दिस इज योर स्मार्टनेस स्ट्रेटजी। तो यही मैंने हमेशा किया है। जैसे अभी 2020 सिलेबस चेंज हो गया, हमको पता है 10 आयोग पढ़ने में कितना समय लगेगा, रिवीजन करने में, यूनिट 9 पढ़ने में कितना समय लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें है ना, बहुत कम। जैसे पॉलिटी है, बहुत कम सिलेबस है उसका, 3-4 घंटे में आप इजीली रिवाइज कर पाओगे। मल्टीपल रिवीजन, मुझे लगता है कि ह्यूमन एरर बहुत करते हैं, जो पहला अटेम्प्ट देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट देते हैं, वो मल्टीपल रिवीजन नहीं होना पाने के कारण। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को 3 बार रिवाइज कर लो, 2 बार रिवाइज कर लो, तब नया पढ़ने का सोचो। परंतु एक मानव का स्वभाव होता है, मैं आपको बताऊँ, वो अच्छा नहीं करना चाहता, वो ज़्यादा करना चाहता है। तो जो ज़्यादा करने की जो चाहत है ना, वो प्रीलिम्स में बहुत बड़ी बाधा बनती है। तो मेरा यही रहा कि फिर 19 में दिया। और अच्छा, फिर मुझे क्या लग रहा था कि मैं शुरू में तो गिव अप कर दिया, मैंने ठीक ठाक पढ़ लिया था, मुझे लगा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर होता है कि आप कभी कभी लेवल पार कर चुके होते हैं, पर चूंकि वो आपका पहला अटेम्प्ट होता है तो आपको लगता है कि यार पता नहीं इस बार क्या होगा। तो यही चीज़ रही, फिर अच्छे मार्क्स भी आए और क्योंकि रिवीजन अच्छा हो गया था, जो चीज़ें पढ़ी वो स्ट्रिक्टली बिल्कुल सही करके आए, टक टक, मतलब गलतियाँ कम हुई। तो रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपने मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए। जो आपके मजबूत पक्ष है उसके साथ तो बढ़ो, कमजोर पक्ष को अच्छा कर लो। तो प्रीलिम्स को लेके आप कह रहे हैं आपके जो मेन की पॉइंट रहे हैं वो रहा है सबसे ज़्यादा रिवीजन। रिवीजन और जिन सेगमेंट्स में हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट जहाँ अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, एनर्जी वहाँ वेस्ट करिए जहाँ पे प्रोडक्शन हमको ज़्यादा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी हो। राइट, ओके। मेंस पे बात करते हैं। मेंस में क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की 2019 में भी, 2020 में भी, क्या डिफरेंस रहा है और कैसे आप आगे बढ़े? साथ ही मैं चाहूँगा मेंस के बारे में थोड़ा अगर आप डीप जा पाएँ बुक्स एंड रिसोर्सेज के साथ में, तो आई थिंक ऑडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जी, देखिए मेंस, अच्छी बात क्या है मेंस की, सिलेबस सामने है। राइट, सिलेबस उन्होंने रख दिया कि हाई हम इन की पॉइंट्स के बिहाफ पे आपसे पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो मैं प्राइमरी ये कहता हूँ कि अगर किसी के पास समय है, मेंस में पर्याप्त समय, जैसे कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो यूजी में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें सिलेबस वाइज 1-1, 2-2 टॉपिक को रोज उठाएं, क्योंकि लगभग 2 टॉपिक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आज मैं मान के चलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उठा लेता हूँ, तो मेरा आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे अच्छे से पढ़ें और नोट्स बना के रख लें, धीरे धीरे नोट्स बनाते चलें, सेल्फ नोट्स। हाँ, सेल्फ नोट्स, क्योंकि एट द एंड वो काम आएंगे। रिवीजन नहीं हो पाता मेंस में। राइट, 10 यूनिट आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे बुक से। तो अगर समय है तो कॉन्सेप्ट्स को समझिए। 360 डिग्री एंगल मैं जिसको यूज करता हूँ, 360 डिग्री एंगल का मतलब कोई टॉपिक है तो उससे संबंधित डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं। राइट, क्योंकि आयोग जो प्रश्न बनाएगा वो डायमेंशन से बनाएगा कि भाई कारण क्या है, परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है, सरकार की योजनाएं क्या हैं। राइट, है ना। तो सिलेबस उठाइए, सिलेबस की पॉइंट्स उठाइए, उस पर नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के साथ साथ कोशिश ये करिए कि उसके डायमेंशन को आप पूरा कवर कर लें। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप रणनीति अपना सकते हैं। हर एक पेपर का अपना एक तरीका है। पहला पेपर अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करके आए तो मान के चलता हूँ 70% आपका ठीक ठाक होगा। सेकंड पेपर थोड़ा सोशल पेपर है, जहाँ पे आपकी थिंकिंग अप्रोच काम आती है, जिसमें रटने वाला पोर्शन कम होता है, फैक्चुअल पोर्शन कम होता है। आपके विचार और जो मतलब की सोच है, जैसे महिला साक्षरता के कारण कम क्यों हैं, समस्याएं क्या हैं, तो ये आपके थॉट प्रोसेस है। यहाँ पे आपको एक्यूरेट नहीं लिखना होता है, आप अपने मन से भी सोच के जेन्युइन रीजंस को लिख सकते हैं। तो हर पेपर की प्रगति अलग है। थर्ड पेपर को आप देखेंगे तो वो साइंस एंड टेक वाला है, तो उसमें 5 से 6 यूनिट पूरी फैक्चुअल है। अब आप चेंज नहीं कर पाओगे उसमें। एग्जाम्पल तो केमिस्ट्री जो है सो है, अब आप खुद की रासायनिक अभिक्रिया नहीं बनाओगे। फिजिक्स जो है वो डेफिनेशन है, आप चेंज नहीं करोगे। कंप्यूटर, बायोलॉजी, तो साइंस तो चेंज होता नहीं, जो है सो है।
तो जिन चीज़ों पे अपन को लगता है कि यार ये फैक्चुअल है, तो उसकी तैयारी हमें अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, वहाँ मन से लिखने की गुंजाइश नहीं है। और जो यूनिट्स हम लोग बना के लिख सकते हैं, जैसे मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ पे हमें बेसिक जानकारी हो, हम लोग ठीक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके, हमें समझना होगा कि हर एक पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो पेपर हम लोगों से क्या डिमांड कर रहा है। राइट। तो उस डिमांड के अनुकूल, देखिए सारे पेपर को एक साथ मत लीजिए, हर एक यूनिट का अलग तरीका होता है। जैसे फर्स्ट पेपर मैंने आपको बता ही दिया है, सेकंड पेपर, अब फोर्थ और फिफ्थ पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग आसानी से ले लेते हैं, अच्छा ये पेपर ये फील भी कराते हैं कि तुमको आता है, पर वास्तव में नंबर दे के नहीं जाता। क्योंकि अब आपको अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप उस पर वर्क नहीं करोगे, करेक्ट, फोकस शिफ्ट होता है। जब भी आप देखना, आपको कॉन्फिडेंस जहाँ भी थोड़ा ज़्यादा आया, आप कहीं ना कहीं आपका फोकस हिल जाएगा। करेक्ट। तो मैं कहूँगा कि पेपर कितनी सरल क्यों ना हो, पर यहीं के 10-20 नंबर आपको सिलेक्शन दिला देते हैं। राइट। क्योंकि मैंने तो कंटिन्यूसली थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैं यही कहूँगा कि अगर कोई एक्सपीरियंस चाह रहा है तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेपर रोज पढ़े। कैसे पढ़ना है, सुबह उठे, हिंदी पढ़ लिया 1 घंटे, 1 घंटा एथिक्स पढ़ लिया, 2 घंटे हो गए, बढ़िया नाश्ता कर लो आराम से। राइट। 3 घंटे थर्ड पेपर पढ़िए। तो ये हो गए 12-1 बज गए आपके, 1 बज गए, आराम से लंच करिए आप, 2 बज गए। 2 बजे के बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आप आंसर राइटिंग फॉर्मेट सीखिए। अगर कोई नहीं सिखा पा रहा है तो दोस्तों से डिस्कस करके सीखिए, एक कॉपी बनाइए कि मैं इस आंसर को ऐसे लिखूंगा। और जब भी आप पढ़ रहे हो तब दिमाग में थॉट रखिए कि यार अब जैसे मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि यार इस क्वेश्चन को भी ऐसे लिखना है, तो ये दिमाग चलते रहना चाहिए कि एग्जाम में कैसे करना है। 2 तरीके होते हैं, एक वो व्यक्ति जो सामान्य रूप से पढ़ रहा है, एक वो व्यक्ति जो एग्जाम में करके कैसे आएगा उसको ध्यान में रख के पढ़ रहा है, क्योंकि एट द एंड एग्जाम देना है। कई बार लोग नॉर्मली तो अच्छा पढ़ लेते हैं, एग्जाम में जाके दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि वो उस सिचुएशन को एडॉप्ट ही नहीं कर पाते कि यार हमारे साथ वहाँ ऐसा हो सकता है। तो मैं तो जब भी कह रहा हूँ, जब भी पढ़ो तो दिमाग में रखो कि हम एग्जाम में ही लिख रहे हैं, या मैं एग्जाम में इसको कैसे लिखूंगा, तो ये चीज़ काम आती है। करेक्ट है। और जो रूटीन आपने बताया स्टार्टिंग का, मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल है कि आप लंच कर रहे हो तब तक आपके 3 पेपर निपट गए। 3 पेपर का मतलब है कि 60% सिलेबस निपटा दिया। और मैंने आपको बोला ना, फर्स्ट पेपर आपका पहले ही ठीक ठाक है, अब बचा क्या, सेकंड पेपर जो कि थिंकिंग बेस्ड पेपर है, मतलब इसमें आपको रटना ही ज़्यादा नहीं है। तो 3 पेपर आप रोज अच्छा कर रहे हैं, कितनी बेहतरीन कमांड आपकी हो जाएगी। सेकंड पेपर थिंकिंग बेस्ड है, फर्स्ट आपका ऑलरेडी अच्छा है। क्योंकि फर्स्ट देखिए, जब आपको एग्जाम देंगे, मान के चलिए 8 तारीख से एग्जाम है, तो फर्स्ट पेपर तो आप 5 दिन पहले उठा लेंगे, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज, आपके पास पर्याप्त समय है ना, तो वो तो हो ही जाना है। तो बचा सेकंड पेपर, राइट। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेपर की ऑफ सक्सेस मैं मानता हूँ। आप समता मैडम का जिक्र हुआ था, आप उनकी मार्कशीट उठा के देखिएगा, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेपर में जो मार्क्स वो लेके आए, टॉपर बना दिया उन्हें। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, आई थिंक सो। नाइस। और ये स्ट्रैटेजी थोड़ी आसान लग रही है एग्जाम की, ठीक है, देख मुझे अब काम करने का एक रणनीति मिल गई ना, चीज़ों को सिंपल करना है। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। मेंस इज नॉट ऑल अबाउट कि आप हर पेपर में बहुत अच्छा करो, मेंस ये कि आप हर पेपर में एवरेज करो, राइट। सबसे बेहतरीन मैंने आपको बोला ना, आपने मान के फर्स्ट पेपर में आपने 200 लिया है, सेकंड में 140 ले गए, फिर थर्ड में 150 ले गए, तो क्या हो गया, निपट गए। तो इसमें क्या है कि फिर अपन को क्या करना है, सब में 150 मेंटेन करके चलो, एवरेज, राइट। और एवरेज आएगा कैसे, जो रडार के क्वेश्चन है, आप पीएससी का पैटर्न उठा लीजिए, हमेशा क्वेश्चन कुछ बाहर आएंगे, राइट, क्योंकि उसको बैलेंस करना है। अब वो सारे ही आपके रडार से पूछ लेगा, तो फिर पेपर का मतलब क्या है, फिर कट ऑफ कहाँ जाएगा, आप समझिए ना। अगर मैं प्रीलिम्स पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपके रडार से दे दूँ तो 90 कट ऑफ चला जाएगा। तो पीएससी ये हमेशा करेगा कि 80% आपके रडार का, 20% बाहर, पर 20% जो बाहर आ रहा है उसके चक्कर में आप 80% खराब करके मत आइए। आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो आपके रडार के क्वेश्चन है, जो आपके सिलेबस से हैं, जो आपसे पढ़े हो, उसमें आप बेस्ट दीजिए, राइट। और यहीं पर आप देखिए आधा नंबर बढ़ा लेंगे, और जब आधा नंबर बढ़ाएंगे तो एक पेपर में नंबर बढ़ जाते हैं 15 से 20, एक पेपर में एवरेज करने में, और 3 पेपर में लगभग 60 नंबर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन, करेक्ट है। ये है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ 2.5 मिल रहा है वहाँ 3 करना है, जहाँ 3 मिल रहा है वहाँ 3.5 करना है, वो भी उसी से जो हमारे रडार का है, राइट। वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा पेपर कंप्लीट करने के चक्कर में। जैसे कि आपके सामने मुझे पेपर कंप्लीट करना है, पर हम भूल जाते हैं उसमें से केवल 70% हमारे रडार की चीज़ें, 80% रडार की। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको लिखने के चक्कर में जो हमारा अच्छा लिख सकते थे ना, उसको एवरेज लिख देते हैं, टाइमिंग इशू कारण। जबकि करना क्या चाहिए, एक एग्जाम्पल, 5 मिनट का 5 नंबर का क्वेश्चन आप 4 मिनट में सोल्व कर रहे हैं, एक टफ आ गया, एक सरल आ गया, राइट। आपने सोचा मैं दोनों को 4-4 मिनट दूंगा, पर क्या ये उचित है? क्यों? प्रैक्टिकली नॉट, है ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रडार का क्वेश्चन में करें उसमें 5 मिनट दीजिए, क्योंकि वहाँ आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, वो आपके रडार का है, राइट।
टफ में तो आपको नंबर मिलने ही नहीं है ना। करेक्ट है। तो जैसे आपने दोनों, तो ये रीजन है कि आपके रडार का जो क्वेश्चन है उसे आप अच्छा करिए। राइट, अगेन ये एक स्मार्ट मूव भी है। ये मैं कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें, छोटी बातें बाद में बड़ी सक्सेस। दिस इज द की पॉइंट ऑफ सक्सेस। वंडरफुल। और इस टाइप का रूटीन अगर आप 6 महीने 1 साल इनिशियल प्रिपरेशन में फॉलो करते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है एग्जाम में। बहुत कुछ अलग नहीं करना है, कीप इट सिंपल, मेक इट सिंपल। राइट, लेट्स टॉक अबाउट योर इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे। मैंने जब भी पॉडकास्ट में इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बात की तो काफ़ी मज़ा आया है। आई एम श्योर ऑडियंस भी बहुत इन्जॉय करती है। आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों बार, और क्या इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे गए, किस तरह से आपने जवाब दिए, क्या माहौल था? 2020 का पहले इंटरव्यू हो चुका था। ओके। 2019 में बाद में इंटरव्यू हुए। ठीक है। मेरा बोर्ड रायगढ़ सर का था। 20 में? 2020 में भी और 2019 में भी। ओके, ये काफ़ी बेहतर रहा। नाइस। तो मैं लगभग मेंटली तो काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका था कि क्या होने वाला है 2019 में। हाँ। तो 2020 में एक बेसिक तैयारी जो हम लोग करते हैं, चूँकि मेरे पास एक वर्किंग एक्सपीरियंस था तो मुझे ये जानकारी थी कि पटवारी से मेरे से पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट पहले ही हो चुका था। राइट। मतलब प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, मुझे पढ़ाने का भी शौक था और जॉब भी थी, तो एक कॉन्फिडेंस और वे ऑफ टॉकिंग का तो मुझे ज़्यादा इश्यूज नहीं नज़र आ रहे थे। राइट। तो रायगढ़ सर के बोर्ड में गए, पर एक दिक्कत उत्पन्न हो गई। दिक्कत ये हुई कि गौतम सर वहाँ पे थे। अब चूंकि यार उनके बारे में बता रखा था लोगों ने कि यार वो तो बहुत टांग खींचते हैं, तो फिर वही वाली बात कि मेंटली स्ट्रॉन्ग फिर मैं हो गया कि मैंने कहा खींचे टांग, मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करूंगा। एक समस्या उत्पन्न ये हुई कि 2020 के इंटरव्यू में मेरा नंबर आया 5 बजे तक, तो एक्साइटमेंट लगभग खत्म हो गई थी। मैंने कहा आप तो ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो गए, माहौल बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी आपको खासकर रायगढ़ सर जो आपको काफ़ी नॉर्मल फील कराते हैं, बेसिक पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने का सिलसिला यही आया, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, है ना। तो जहाँ पर नहीं आया वहाँ पे मना किया। हालांकि लगभग क्वेश्चन बन गए थे। पटवारी से पूछा गया तो पटवारी के क्वेश्चन बना दिए थे। कुछ जैसे मोदी जी के पंचप्रण पूछ लिए थे, उस समय मैं नहीं पढ़ के जा पाया था, तो मुझसे नहीं बना, तो मैंने सॉरी बोला। पर जो प्रश्न मुझसे पूछे मैंने काफ़ी लॉजिकल उसके आंसर दिए थे। फिर वो गौतम सर आए, उन्होंने काफ़ी टांग खींची, पर माइंड में यही चल रहा था बार बार कि नहीं यार। और हिस्ट्री में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो बनने ही नहीं पा रहे थे। चंद्रगुप्त के पिताजी का नाम, माता जी का नाम, अब ये चीज़ नहीं जनरली हम लोग मेमोराइज रखते हैं। फिर भी इस्माइल के साथ स्टार्ट किया था, इस्माइल के साथ ही ख़त्म किया। लगा कि जितना अपन कर सकते थे वो अपना किया, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं उन चीज़ों की चिंता करता हूँ जो मेरे कंट्रोल में हैं। इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में नहीं तो उससे तनाव ना लें, और चूंकि तनाव नहीं लेंगे तो फिर चीज़ें बढ़िया जाएंगी। कॉन्फिडेंस आपका कब गिरेगा? जब आप टेंशन लेंगे। और दूसरा चीज़ क्या होगा? सिलेक्ट नहीं होंगे, आगे अगला अटेम्प्ट है, उसमें क्या होगा? सिलेक्ट नहीं होंगे, आगे फिर अगला अटेम्प्ट। जब आपको खोने का डर होगा आप टेंशन लेंगे। तो मैं कहूँगा कि चूंकि तो मैं थोड़ा कर्मयोगी व्यक्ति हूँ, मैं कर्म में विश्वास रखता, मैं प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में प्रोसेस है, रिजल्ट नहीं। मैं गया, मैंने अपना कर्म किया। मेरा कर्म था इंटरव्यू देना, उनका कर्म था मार्क्स देना, और फिर नियति को निर्धारित करना था कि मुझे क्या मिलना है। राइट। तो मैंने अपना काम किया, मैं अपना काम करके आ गया। सेम कंडीशन 2019 में, चूंकि वो कॉन्फिडेंस आ चुका था और सर का जो क्वेश्चन का तरीका भी था लगभग सेम था, तो मेंटली मैं प्रिपेयर ही था, और इस बार आंसर भी लगभग ठीक रहे थे, तो उससे चीज़ें बढ़िया रही। फिर मार्क्स भी उन्होंने 126 मुझे दिए थे 2020 में, इस बार उन्होंने 132 नंबर दिए। फिर वंडरफुल। आपकी ओवरऑल मेंस में क्या मार्क्स रहे, मतलब मेंस और इंटरव्यू दोनों का टोटल कैसा क्या हो रहा है? मेरे 853 मार्क्स हैं मेंस में। हाँ, मतलब 2019 वाले में, 19 वाले में, और 732 मार्क्स थे 2020 वाले में। इसका मतलब था कि मेंस मेरा मतलब ठीक है, बेहतर गया है। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है ना, एवरेज है, मतलब एवरेज से अच्छा है। तो अब यही चीज़ है कि इसी के कारण जो है कि 2020 और 19 में सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स मिलने के कारण भी, और इस बार भी यही रहा कि 132 मार्क्स। हाँ, अगर ये बेहतर होते तो शायद डिप्टी कलेक्टर मिल जाता, पर वही की नियति निर्धारित कर रखा है, आपके वर्क निर्धारित कर रखे हैं, आपकी पूरी जीवन की भूमिका निर्धारित कर रखी है। तो अब जो हुआ उससे अब आगे बढ़ना है, फिर अपन को कर्म करना है। राइट। अच्छा, एक बात मुझे जानना है आपसे कि जैसे DC, I have done podcast with MPPSC toppers and UPSC toppers जी। ऐसा मैंने फिगर आउट किया, और कई सारे ऐसे लोग जिनसे मैंने पॉडकास्ट नहीं भी लिया, पर जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि DC एक सुप्रीम पोस्ट हो गई और UPSC में IAS एक सुप्रीम पोस्ट हो गई, राइट। तो आपको क्या ये फील हो रहा है कि यार DSP, आर यू हैप्पी विद DSP? क्या ऐसा लगता है कि DC बनना और ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, मैं आपको बोला, मैं थोड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ। जीवन में
आपके द्वारा चीज़ें निर्धारित नहीं होती, वो होती हैं ऊपर वाले या नियति के माध्यम से। ठीक है। उसने मेरी भूमिका अगर डीएसपी में कर रखी, देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं प्रशासन में आने में मैंने चीज़ फील की कि हर व्यक्ति अपने जॉब से खुश है ही नहीं है। आप किसी से पूछिए, अब मैं टीचर के पास गया, बोले यार पटवारी बेस्ट है, मैं पटवारी के पास गया तो टीचर बेस्ट है, डीसी के पास गए तो डीएसपी बेस्ट है, डीएसपी के पास गए तो डीसी बेस्ट है। राइट। इसका तात्पर्य क्या है कि हर जगह जॉब अच्छी या बुरा होना इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कैसे टेकल डाउन कर रहे हैं। नहीं तो आप किसी में खुश नहीं रहेंगे। डिप्टी कलेक्टर भी फिर खुश नहीं है, राइट। आईएएस भी खुश नहीं है, आईपीएस भी खुश नहीं है। राइट। मैं ये कहूँगा कि जो मिले उसे स्वीकार करिए, उसमें अपनी एफिशिएंसी दीजिए। देखिए खुश रहने के तरीके आपको ढूंढने होंगे। राइट। दिस इज कॉल्ड बैलेंस, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और आप अपनी वर्किंग लाइफ में कैसे बैलेंस करें। राइट। आपको सेवा करने का मौका दोनों में है। पुलिस प्रशासन में भी आपके पास पर्याप्त संभावना है, राइट। और राजस्व या सामान्य प्रशासन जो कि डिप्टी कलेक्टर बनते हैं उसमें भी आपके पास पर्याप्त संभावना है। राइट। तो आप तो अपने दायित्व का निर्वहन करिए। पोस्ट दोनों सेकंड क्लास ऑफिसर हैं, एडी मिले तो बढ़िया, आप शिक्षा के फील्ड में काम करिए। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप उसे कैसे ले रहे हैं। राइट। सो बिफोर कंक्लूडिंग द पॉडकास्ट मेरे पास कुछ सवाल और हैं जी। तो पहले मैं ऑडियंस को एक चीज़ बता देता हूँ कि हम आने वाले इस 2019 की सीरीज़ में और भी कई सारे पॉडकास्ट लेने वाले हैं। तो आपके जो भी सवाल होते हैं अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम वो सवाल पूछ पाएंगे आने वाले टॉपर्स से आने वाले एपिसोड्स के अंदर। साथ ही किन टॉपर्स किन टीचर्स को आप पॉडकास्ट पे देखने जाते हैं उनके नाम भी आप नीचे लिखेंगे तो हमारी टीम उन्हें इनविटेशन सेंड करेगी और इनवाइट करेगी इंडियन एस्पिरेंट शो के इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड टिल हियर। अभी हम आगे बात करेंगे कुछ और चीज़ों पे और जानेंगे कि आगे और क्या स्ट्रैटेजीज रही है। ललित भाई अब मुझे आपसे बात करनी है कि व्हाट ड्राइव्ड यू टिल हियर, क्योंकि कई बार उतार चढ़ाव आए हैं लाइफ में, लॉकडाउन फिर इतना टाइम, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं आई एम श्योर। प्लस स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था फाइनेंशियल सिचुएशंस वाले उतार चढ़ाव, तो आपको इस सब के बाद भी आपको किस चीज़ ने मोटिवेट रखा है इतने लंबे समय तक? मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बोलूं, किसी को थोड़ा बचपना लगेगा, ठीक है। मैंने एक शपथ ले रखी थी कि मैं लूंगा गाड़ी तो सरकारी लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। मतलब मैं गाड़ी नहीं खरीदता 4 व्हीलर, ओके, अगर मुझे वो नहीं मिलती तो। ओके। दूसरा मेरे माइंड में बड़ा स्ट्रिक्टली क्लियर है कि मम्मी पापा को प्राउड कराना ही कराना है। वो गरीबी देखिए, आप विश्वास नहीं करोगे, झोपड़ी से लेके जो 2 मंजिल तक का सफर है, तो 2 मंजिल से लेकर जो बंगला तक का सफर होगा वो एक बेहतरीन होता है। तो मुझे तो किसी भी कीमत पे मम्मी पापा को मेरी जो गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, उसमें आगे बिठा के ले जाना है। और मैं तो मुझे ये करना है कि यार माँ बाप को ये लगे कि नहीं, जो हम नहीं कर पाए। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, एक मजदूर के बेटे को, एक श्रमिक के बेटे को वो कभी नहीं सोचते। मेरे पापा आज भी नहीं मानते कि मतलब अधिकारी बन गया, उनको फील ही नहीं हो पाता, क्योंकि एक गरीब वर्ग क्या सोचेगा, वो सोच भी नहीं पाता कि उनका बेटा अधिकारी बनेगा। राइट। तो जो हम लोग उनको खुशी दे रहे हैं, मैंने उनसे बोला था कि आपने जो संघर्ष के लिए ठीक है, अब आगे की जिंदगी जन्नत जैसी जीने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये है बड़ा सिंपल हो जाएगा। आपके माइंड बहुत स्ट्रिक्टली है कि हमको ये करना है, माँ बाप के लिए करना है, उनको वो हर एक चीज़ फील कराना है कि जो एक अच्छा बेटा दे सकता है या एक अच्छी बेटी दे सकती है। तो यही चीज़ है कि नहीं करना है बस, कुछ भी हो जाए दाएं बाएं, मतलब वॉट एवर जो भी हो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार था, बट करना है, जिद। मेरे को लगता है माँ बाप सबसे बड़े मोटिवेशन है। अगर सिर्फ आप उनके संघर्ष को भी रोज देखोगे, रोज फील करोगे, तो आपको हर दिन मोटिवेट करेगा कि मुझे ये करना है। राइट। पीएससी में अब जैसे, क्योंकि आपके पास पटवारी का एक्सपीरियंस भी है, हमारा एक सिग्नेचर क्वेश्चन होता है कि आप जिस दिन सिलेक्ट हुए, ट्रेनिंग होने के बाद आप पहले दिन अपने ऑफिस जाओगे, अपनी उस गाड़ी में जिस गाड़ी का सपना आप देखते हो, अपने पहली बार अपने ऑफिस का गेट आप ओपन करोगे, उस चेयर पे बैठोगे और उस दिन आप सोचोगे कि हाँ मैं बन चुका हूँ डे 1 पे। तब आप क्या सोचते हो कि सोसाइटी के अंदर कैसे चेंजेस आप देखना चाहते हो, क्या बदलाव आप कर सकते हो उस पोस्ट पे जाकर? देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कभी भी समस्याओं को ना पहले से एज्यूम मत करो, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी एक समस्या है, हर प्रशासन की एक अपनी समस्या है। जो राजस्व प्रशासन में समस्या है वो शायद पुलिस में ना हो, और जो पुलिस प्रशासन में वो राजस्व में ना हो। तो पहला मेरा जेन्युइन जो मैंने सोच के रख रखा है, मैं आपको बताऊं, मैं जाऊंगा, मैं बेसिक समस्या देखूंगा वहाँ की कि बेसिकली क्या है। हालांकि मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से आया हूँ, तो मेरा सबसे पहला मोटो ये है कि मैं किसी गरीब को परेशान नहीं होने दूंगा। सबसे पहला मोटो, मतलब मेरा ये कि पुलिस प्रशासन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो काफ़ी उदार कर दूंगा मैं। उन्हें ये डर फील ना हो, उन्हें फील हो कि हम उनकी सेवा के लिए हैं, उनके शोषण के लिए नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई गरीब जब आए, कभी थाने आएगा
तो उससे ये फील हो कि यार यहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, हमारी समस्या दूर होगी, ये हमारी समस्या नहीं बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ, मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ, मुझे चूंकि वो गरीबी वाला जो फीचर देखा है ना, तो मुझे पता नहीं कि एक अलग ही संवेदना है, अलग ही लेवल पे। तो मैं चाहता हूँ कि वो परेशान ना हो सबसे मेनली। फिर उसका जो सुधार की गुंजाइश होंगी वो तो ग्राउंड लेवल पे जाके ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन रहेगी फिर वो हमको डिसाइड करना होगा। वंडरफुल। एक चीज़ जो हम अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, और ये जो जहाँ भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, पीएससी में आया था, तो एक मिडिल क्लास फैमिली, वहाँ से मैंने सोचा कि यार शायद ये नौकरी जब मुझे मिलेगी तो मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, मेरा पूरा कैरियर, मेरा पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, मेरा और मेरे परिवार का। यही सोच के मैं भी पीएससी के अंदर आया था, राइट, कि मुझे आगे जाके अच्छे काम करना है, अच्छा बनना है, बड़ा बनना है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से जब भी इंसान निकलता है उसका सबसे बड़ा सोच ये रहता है कि मैं सरकारी नौकरी में किसी अच्छे पद पे लग जाऊं। क्या आपको लगता है कि यार एक मिडिल क्लास माइंडसेट से इस नौकरी को इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों मिल जाती है? क्या वो सिर्फ सम्मान है या कुछ और? आपके व्यूज़ इसके ऊपर क्या है? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में एक स्टेबिलिटी मिलती है। देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, देखिए आजकल सम्मान का जो स्रोत हो गया वो धन हो गया है, पैसा हो गया, कहीं ना कहीं दूसरा जॉब है। राइट। मिडिल क्लास फैमिली के पास ना तो जॉब है ना पैसा है। तो कुल, अब देखो, हम लोग मैस्लो को पढ़ते हैं, तो मैस्लो अपनी आवश्यकता संबंधी सिद्धांत में क्या कहता है? सम्मान की आवश्यकताएं। तो हर व्यक्ति अपनी शारीरिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी करने के बाद कौन सी आवश्यकता की ओर अग्रसर होगा? सम्मान की। तो हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है। अब वो सामाजिक प्राणी, तो अब ये क्या करता है, जो गवर्नमेंट जॉब है वो दोनों की पूर्ति करता है, मतलब एक पंथ दो काज, एक साथ दोहरा लाभ। तो इससे क्या होता है कि उसे अपने माता पिता को सम्मान देने की जो आकांक्षा है वो तो पूरी हो ही रही है, साथ ही साथ एक आर्थिक स्थिरता आ रही है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पिताजी श्रमिक थे, प्लांट में काम करते थे, कोविड आ गया था, प्लांट बंद हो गया। अब अगर मैं उस टाइम पे जॉब में नहीं होता, तो किस स्थिति से गुजरते शायद हम लोग एज्यूम भी नहीं कर पा रहे हैं। पर चूंकि मेरी जॉब थी, हर महीने की 1 तारीख को विश्वास था कि 1 तारीख को सैलरी आएगी, तो जीवन यापन हो रहा था। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर मिडिल फैमिली। ये रीजन था। करेक्ट है। और आई थिंक कि मिडिल क्लास फैमिली में जब एक जॉब मिल जाती है तो आपकी पूरी ज़िंदगी सुनहरी हो जाती है। अब देखिए ना, आने वाली पीढ़ी, राइट, अब हमें वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिली, हमारे बच्चों को तो मिलेंगी ना। राइट। वो बोलते हैं ना, शिक्षा वो दूध है, वो सैनिक का दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। काफ़ी सही है। और मैं मानता हूँ कि हर एक गरीब को, हर एक मिडिल क्लास फैमिली वाले व्यक्ति को एजुकेटेड होना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप 2 रोटी कम खाना कर दीजिए, पर शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि मैंने बदलते हुए देखा है। राइट। वन मोर लास्ट फाइनल क्वेश्चन, what is your one tip for all the people who are watching this podcast till the end, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज है? सिंपल सा मैसेज है कि अपनी गरीबी और समस्याओं को अपना हथियार बना लो मजबूती के साथ। वो आपकी समस्या नहीं है, वो तो आपको बढ़ाने का तरीका है। बोलते हैं ना कि ईश्वर जब आपको कष्ट देता है तो आप उस लायक बनते हैं, वो कष्ट तो आपको बढ़ा रहे हैं। घोड़ा को चाबुक मार रहे हैं तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। मूर्ति को हम लोग वो छेनी से कर रहे हैं तभी तो तराश रही। तो ये तो ईश्वर ने हमें चुना है इसके लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज अगर ये चीज़ें कर पाया तो क्यों? वो दिमाग में था ना कि नहीं करना, इस गरीबी को दूर करना है। राइट। तो ये तो हमारा मजबूत पक्ष हो गया ना। अब सोचो मेरे पास ये नहीं होता, यार मैं तो संपन्न फैमिली से हूँ, अगर मैं नहीं निकलूंगा तो मेरे पिताजी मुझे संभाल लेंगे। राइट। समझ रहे? तो ये तो मेरी कमजोरी हो जाती। तो आप खुद चूज करिए कि मेरी कमजोरी और मेरा मजबूत पक्ष क्या था। तो मैं ये कहूँगा। और दूसरा, जिद करना है, मतलब करना है। पीएससी की एक अच्छी खास बात यह है कि सफलता देर सवेर मिलती जरूर है। हम सौभाग्यशाली हैं कि पहले अटेम्प्ट में हम लोग निकल गए, परंतु कई बार ऐसा होगा कि आपको 4 अटेम्प्ट लगेंगे, 5 अटेम्प्ट लगेंगे। धैर्य बनाए रखिए, जब भी निकलोगे अधिकारी बन के निकलोगे। मैं दोस्तों से यही कहता था, मेरा एक रूममेट भी है, वो भी काफ़ी परेशान है, लंबे समय से तैयारी कर रहा है, सेम समस्या से फील रहा है। मैं उसे एक ही बात बोलता हूँ, देख बाबू, बड़ा सिंपल सा है, झोपड़ी बनने में समय नहीं लगता, महल बनने में समय लगता ही है। जब भी निकलोगे अधिकारी बन के निकलोगे। राइट। वही वाली बात फिर कहूँगा, जब भी निकलोगे अधिकारी बन के निकलोगे। तो अधिकारी के लिए इतना तो बनता है, और वो आपके स्ट्रॉन्ग पक्ष हैं मजबूती के साथ। क्योंकि देखिए, समस्याएं आपको कितना भी रोक लें, पढ़ाई करने से नहीं रोक सकती। राइट। रोक सकती हैं क्या? करेक्ट है, नहीं रोक सकती। लाइट नहीं है तो ठीक है, मोमबत्ती है ना। इंदौर रहने के लिए पैसे नहीं है तो ठीक है, घर है, समझ रहो। राइट। तो परेशानी नहीं। बुक पढ़ने में थोड़ी नहीं बोलता कि मैं इंदौर में ही पढ़ूंगी या इंदौर में मैं सिलेक्शन दूंगी। राइट। अब मैं भी तो घर पे था 5 साल से, राइट, है ना। यहाँ बाइक लेके जा रहे हैं, घर पे बुक्स थी,
रूम ले रखा था, मकसूदनगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी, गुना की एक तहसील है, तो मैं रोज बुक्स लेके जाता था बाइक से, रोज वजन हुआ है, राइट, और उनके वजन से जो मेच्योरिटी आई उसके कारण आज यहाँ है। राइट, वंडरफुल। मैं बहुत मज़ा आया मुझे इस पॉडकास्ट पे आपसे बात करके, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर हम इस पॉडकास्ट को रोकना ना चाहें तो मैं आपसे 1-2 घंटा 3 घंटा और बात कर सकता हूँ। इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया। आपको इंडियन एस्पिरेंट शो पे कैसा लगा? पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया, और चूँकि आपका शो तो पहले ही हिट है तो ज़्यादा तारीफ करने की गुंजाइश तो है ही नहीं है, क्योंकि जो पहले ही सुपर हिट है उसके बारे में क्या बताएं। थैंक यू। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे और एक दिन हम इंडिया का नंबर 1 शो जरूर बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी तरीके से जो आप काम कर रहे हैं, देखिए गाइडेंस की ना बहुत कमी है। मैंने आपको बोला ना कि अगर आपको कोई बता दे कि यार इस रास्ते से चले जाओ तो आप पहुंच जाते हैं, नहीं तो 2-3 बार भटक के जाना होता है। तो आप वो काम कर रहे हो, एक बार रास्ता बता रहे हो कि भाई भोलाराम उस्ताद मार्ग वो है, समझ रहे हो, नहीं तो मुझे 2-3 बार भटकना पड़ेगा। तो आप ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कई लोगों की जीवन में बदलाव आएगा जब इस तरीके के पॉडकास्ट वो देखते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। देखिए ऐसे पॉडकास्ट में जो है वो रियलिटी है, राइट, यहाँ कोई बनावटी मोटिवेशन नहीं है, करेक्ट, और जो रियल मोटिवेशन है वो वर्क करते ही करता है। राइट। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था, पर इतना अच्छा होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसे आपने काफ़ी बेहतरीन बना दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, हमारी ऑडियंस को इतना इंस्पायर करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। देखिए शेयर करिएगा इससे हो सके तो, क्योंकि हमारे जैसे कई लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों के कारण बढ़ नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि उन तक ये चीज़ ज़रूर पहुंचाइएगा अगर हो सके तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।